हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का 4 लेक्चर मैंने आपको बताया था डिस्कस करेंगे, जिसमें से हम लोगों ने लेक्चर 1 से लेक्चर 3 तक बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस किए थे। साथ ही साथ मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर आप चारों लेक्चर को बेहतरीन तरीके से कर लेते हैं, साथ ही साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन का एक अलग सा वीडियो होगी। अगर इस लेक्चर को यानी 4 लेक्चर आपका सब्जेक्टिव का और 1 लेक्चर अगर आप लोगों को देख लेते हैं न्यूमेरिकल का, तो आशा करते हैं कि 90+5 क्वेश्चन जो है ना यहीं से आपके टच होगी। तो इसके लिए आप लोगों को पैसेंस बनाकर देखना होगा लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 5 तक। तो अगर अपने से स्टूडेंट जो अभी तक नहीं देखे तो देखने की कोशिश करिए। और फाइनल एग्जाम में ना, जिस दिन आपका एग्जाम होगी ना, याद रखिए इकोनॉमिक्स में टू द पॉइंट यही सब क्वेश्चन उठा के आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बनता है आप लोगों के लेक्चर को देखना और अपने कॉपी पे बिल्कुल आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे और आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ से डिस्कस करेंगे। पैसेंस रखिए। और इकोनॉमिक्स जो है ना ऑलरेडी एक हार्ड वर्ड है, हार्ड सब्जेक्ट में नहीं बोल सकता हूँ, हार्ड वर्ड है। और इस वर्ड को ना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग रट्टा नहीं लगा सकते। कितना क्वेश्चन को रट्टा लगाएंगे आप ही बताइए। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, होम साइंस, इतना सारा सब्जेक्ट के क्या रट्टा लगाया जा सकता है? नहीं। लेकिन अगर समझ जाएंगे ना तो लिखने में बड़े मजा आएगा। समझिए, पहला क्वेश्चन हम लोग का आज स्टार्ट होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इसकी क्या कमियां हैं। इसका पीडीएफ जो है ना ऑलरेडी आप लोगों को दिया हुआ है, चैप्टर बाय चैप्टर में आप लोग कलेक्ट कर सकते हैं। वो पहला जो क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इसकी क्या कमियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में आपसे यहाँ पे पूछे गए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वस्तु विनिमय प्रणाली मुद्रा के बिना प्रत्यक्ष रूप से वस्तु के बदले वस्तु को लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। यानी हम लोग जो है ना, अभी कोई भी मान लेते हैं मुझे बिस्किट खरीदना है, तो बिस्किट के बदले क्या मैं बोलूंगा कि आप थोड़ा सा चावल रख लीजिए, मेरा घर में बहुत सारा चावल है, आप थोड़ा सा चावल रख लीजिए और आपके बिस्किट दे दीजिए? देंगे? 2 जूता मारेंगे मेरे मुंह पे? नहीं देंगे। पता है क्यों? क्योंकि आज के जमाने में पैसा आ चुका है, पैसा से खरीद सकते हैं। तो समझिए, एक जमाना था जब पैसा नहीं होता था, लेकिन सामान को जो ना अदला बदली कर सकते थे हम लोग, ठीक है। समझिए, वस्तु विनिमय प्रणाली मुद्रा के बिना प्रत्यक्ष रूप से वस्तु के बदले वस्तु को लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाते हैं। यानी मुद्रा के बिना वस्तु को लेन देन करने की विधि को ही हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आएगी, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आएगा और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन ये जो मैं बता रहा हूं ये 5 मार्क्स का होगी, तो बेहतरीन तरीके से पहले इसको समझिए। अब आते हैं सर, वस्तु विनिमय प्रणाली समझ में आ गया होगा। या स्टेटमेंट नंबर 2, इस प्रणाली में वस्तुओं व सेवाओं का विनिमय एक दूसरे के लिए किया जाता है। यानी मुझे अगर आवश्यकता है तो मैं उनसे मान लेता हूं कि कुछ सामान ले लेता हूं और मैं अपना सामान को उनको दे देता हूं। दोनों ही व्यक्ति का सामान जो है एक दूसरे का अदला बदली करेंगे, तो इससे दोनों ही व्यक्ति की आवश्यकता पूरी तरह हो जाएगी और हम लोग इसको बेहतरीन तरीके से प्रयोग भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं, जैसे कोई व्यक्ति अपने गेहूं देकर उस दूसरे व्यक्ति से चावल प्राप्त करता है। मान लेते हैं मेरे पास बहुत सारा ढेर सारा गेहूं है और किसी व्यक्ति के पास बहुत सारा चावल है। अब मैं क्या किया कि मैंने अपने गेहूं को दे दिया हूं और उनसे कहा कि आप जितना मैं गेहूं दे रहा हूं उतना आप मुझे चावल दे दीजिए। तो इसी स्टेटमेंट को ना हम लोग बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। अब सबसे इंपॉर्टेंट आती है वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या क्या कमियां हैं। देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली का जब समय था, अभी तो प्रेजेंट टाइम में नहीं है क्योंकि अभी हम लोग के पास पैसा है। एक जमाना था जब वस्तु विनिमय प्रणाली में जब होती थी, उस समय ना काफी ज्यादा कमियां, जो हानियां होने, काफी ज्यादा कमियां की सामना करना पड़ता था। पहला पॉइंट देखिए, समझिए, मूल्य संचयन का अभाव। अब समझ में नहीं आ रहा है कि मूल्य संचयन का अभाव ऑलरेडी है क्या। मूल्यों को वस्तुओं के रूप में संचित करने में विभिन्न कठिनाई आती है। मूल्यों को वस्तुओं के रूप में, यानी हम लोगों को पहले क्या होता था कि हम लोग जो है ना, पैसा तो नहीं है मेरे पास, लेकिन पैसा के बदले मेरे पास सामान है और उस सामान को ना हम लोग ज्यादा दिन तक स्टॉक में संचित रख नहीं सकते थे क्योंकि सड़ जाएंगे। अनाज, फल आदि को संचित नहीं किया जा सकता है। यानी वही बोल रहे हैं कि जो स्टॉक में हम लोग कभी भी ना कोई अनाज रख सकते हैं, ना कोई फल फ्रूट वगैरह कुछ भी स्टॉक में नहीं रख सकते हैं। जितना जल्दी हम लोग हो सके विनिमय करें। मेरे पास अगर बहुत सारा केला है और उसके पास बहुत सारा मान लेते हैं अंगूर है, तो वो अंगूर को मुझे दे देंगे, मैं अपने केला को दे दूंगा, दोनों ही व्यक्ति की आवश्यकता पूरी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए वस्तु के रूप में कार्य शक्ति को बचाकर रखना बहुत कठिन हो सकता है और आने वाले दिन में इसको बचाकर रखना बहुत ही कठिनाई होगी। पॉइंट नंबर 1, एक्सप्लेन को समझिए। पॉइंट 2, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव। आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव। दो ऐसे व्यक्ति जिसके पास उपस्थित वस्तुओं का एक दूसरे को जरूरत हो, उसे दोहरे संयोग का अभाव कहते हैं, जिसका अभाव रहता है। समझिए, यहां पे बोल रहा है, जो पॉइंट नंबर 2 है उसको ध्यान से समझिए कि आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव।
इसमें क्या होता है कि मान लेते मेरे पास बहुत सारा गेहूं है और मेरे पास और एक व्यक्ति है, उसके पास भी बहुत सारा गेहूं है, लेकिन हम लोग अदला बदली नहीं कर सकते हैं, इसलिए बोल सकते हैं इसको आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। मतलब हम दोनों तो आपस में हैं, हम लोग दोनों तो आपस में बातचीत कर रहे हैं, हम लोग दोनों के पास तो गेहूं है, लेकिन हम लोग अदला बदली चाह कर भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो सामान है वही सामान आपके पास है। इस तरह से एक वस्तु विनिमय प्रणाली का सबसे बड़ी जो है ना कमियां थी। ठीक है, सामान्य मापदंड का अभाव। अब सामान्य मापदंड क्या होती है मेरे लाल, समझिए। सामान्य मापदंड वस्तु विनिमय प्रणाली में ऐसी कई समस्याएं इकाई नहीं है। समझिए इस बात को, वस्तु विनिमय प्रणाली में ऐसी कोई सामान्य इकाई नहीं है जो वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य को माप सके। उस समय ना कोई भी वस्तुओं या सेवाओं को हम लोग कभी भी माप नहीं सकते, ना कभी उसको तोल सकते थे। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप लोग बेहतरीन तरीके से क्लासेस करना चाहते हैं ना, तो मिसाइल क्लासेस के ऐप को पहले डाउनलोड करें और वहां पे आप लोगों के लिए एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया है। याद रखिए क्या होगी, एक क्रैश कोर्स जो है ना आप लोगों के लिए स्टार्ट किया गया है। जल्दी से जाएं, उस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें। हर एक सब्जेक्ट का ना बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग वहां पे क्लासेस लिए जा रहे हैं, जहां पे आप लोगों को इतना बेहतरीन तरीके से क्लासेस होगी ओनली फॉर 299 रुपीज में। ठीक है, 299 रुपीज में एक क्रैश कोर्स का जो है आप लोगों का प्राइस भी बहुत लो है, और वहां पे आप लोगों का टर्म 1 टर्म 2 का पूरा सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों को वहां पे एक दिन में आप लोगों का डबल क्लासेस चल रही है, जहां पे आप लोग बेहतरीन तरीके से क्लास को कभी भी देख सकते हैं। जल्दी से जाएं, ज्वाइन करने की कोशिश करें। सबसे पहले डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। आते हैं सर हम लोग फोन नंबर 4 भविष्य में भुगतान करने की समस्या। भविष्य में भुगतान करने की समस्याएं क्या होती है? इस प्रणाली में वस्तुओं का भविष्य में भुगतान करने में कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती है। अगर मैं इस वस्तुओं को अगर मैं भविष्य के लिए संचित में रखूं तो ये सामान जो है ना सुरक्षित नहीं रहेगी। यहाँ पे वही कह रहा है, ये हम लोगों के लिए क्या एक समस्या का बहुत बड़ी कठिनाई उत्पन्न होगी। मैं चाहूंगा कि मेरे पास मान लेते बहुत सारे गेहूं है, मैं इस गेहूं को बचाकर मैं 2 साल के बाद यूज करूंगा। जैसे मेरे पास बहुत सारा पैसा है, करोड़ों रुपया मेरे पास मान लेते पैसा है, तो ये पैसा को ना हम हजारों साल तक रख सकते हैं, लेकिन गेहूं को हम लोग हजारों साल तक रख सकते हैं नहीं रख सकते हैं ना, क्योंकि ये गेहूं जो है 6 महीना 7 महीना 8 महीना 10 महीना 1 साल तक सही रहेगी, उसके बाद क्या होगी, ये गेहूं जो है सड़ना शुरू हो जाएगी। तो ये इस तरह ना आपको वस्तु विनिमय प्रणाली से रिलेटेड क्या है, इसकी क्या कमियां हैं, ये हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए 5 मार्क्स अपने मुट्ठी में कर ले। और आज से मैं बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी से जाए मिसाइल क्लासेस को ऐप को डाउनलोड करके। 2 कोर्स अवेलेबल है, फाउंडेशन कोर्स और एक कोर्स अवेलेबल है आप लोगों का क्रैश कोर्स। जो क्रैश कोर्स है ओनली फॉर 45 दिन चलेगी, जहां पर आप लोगों का पूरा सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो लेट किस बात की, जाएं जल्दी से और कोर्स को ज्वाइन करने की कोशिश करें। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कि मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या क्या है। देखिए मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या है। सबसे पहले देखिए मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या है। मुद्रा किस प्रकार वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियों को दूर करती है। यदि वस्तु विनिमय प्रणाली, मैंने अभी जस्ट बताया आप लोगों को, वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियां जो होती थी ना वो किस प्रकार दूर करेगी और मुद्रा का क्या क्या कार्य है, एक एक बात को समझिए। ये क्वेश्चन आपके पेपर में ना 5 मार्क्स का छपेगा। हाँ मेरे लाल, 5 मार्क्स से ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगी। आप लोग चाहते हैं ना हम लोगों को 5 मार्क्स इजीली से मिल जाए, तो बिल्कुल इसको बेहतरीन तरीके से समझिए। सबसे पहले मैं बता दूं मुद्रा का कार्य क्या है। देखिए पॉइंट नंबर 1 क्या है, पॉइंट नंबर 1 मुद्रा का कार्य विनिमय का माध्यम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या मीडियम ऑफ एक्सचेंज। उपभोक्ता अपनी वस्तुओं को बेचकर मुद्रा प्राप्त करते हैं। बिल्कुल सही बात है। मेरे पास बहुत सारा मान लेते हैं मेरे पास बहुत सारा चावल है, मैं इस चावल को बेचकर मैं पैसा प्राप्त कर सकता हूं, लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था। आगे देखते हैं, और उससे प्राप्त राशि को अन्य वस्तु एवं सेवाओं खरीदने में प्रयोग कर सकते हैं। और उस पैसा को मैं चाहूंगा कि मैं इस पैसा के माध्यम से मैं गाड़ी खरीदना चाह रहा हूं, मैं कोई साइकिल खरीदना चाह रहा हूं, तो मैं खरीद सकता हूं और सेवा भी प्रदान कर सकता हूं खुद के लिए। ठीक है, मुद्रा का यह काम आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की आवश्यकता को दूर कर सकती है। और इससे जो मुद्रा का जो एक दोहरे संयोग जो है ना, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, मुद्रा का यह काम आवश्यकता के दोहरे संयोग, डबल काउंटिंग, ठीक है, की आवश्यकताओं को दूर कर सकती है। यह पॉइंट नंबर 1 है। समझना बहुत जरूरी है। अगर समझ में आ जाए तो क्वेश्चन को फिर इजीली से आप डील कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 मूल्य का संचयन, धन संपत्ति संसाधन आदि को मुद्रा के रूप में संचित कर रखा जा सकता है। लोग धन अनाज इत्यादि बेचकर मुद्रा के रूप में मूल्य प्राप्त करते हैं और उसे भविष्य में जो उपयोग करने के लिए रख देते हैं। और इस तरह से ना लोग क्या करते हैं, अगर मान लेते हैं मेरे पास बहुत सारा क्या है अनाज है, उस अनाज को ना मैं बहुत दिनों तक तो नहीं रख सकता हूं, लेकिन उस अनाज को मैं बेचकर उस पैसा को बैंक में हो या अपने घर की तिजोरी पे अच्छी तरह से मैं संचित कर रख सकता हूं। वो भी मैं 1000 साल तक अपने पास रख सकते हैं। जब आप चाहेंगे, जब तक आप चाहेंगे तब तक अपने पास पैसा को रख सकते हैं, लेकिन अनाज नहीं
रहेगी। यहीं पे यहाँ पे ये स्टेटमेंट नंबर 2 में आपसे यही पूछ रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं, मूल्य का मापन। मापक क्या होती है? मेजर ऑफ वैल्यू। मुद्रा के द्वारा किसी भी वस्तु या सेवा के मूल्य को आसानी से मापा जा सकता है। मुद्रा से, पैसा से किसी भी वस्तु या सेवाओं को मूल्य के आसानी से हम लोग माप सकते हैं। पॉइंट नंबर आते हैं सर 4, मूल्य का हस्तांतरण क्या है? अब हम लोग आते हैं सर, मूल्य का हस्तांतरण क्या होती है? मुद्रा में सामान्य स्वीकृति तथा तरलता का गुण होने के कारण इसको आसानी से हस्तांतरित किया जा सकता है। हस्तांतरित का मतलब ट्रांसफर हम लोग कर सकते हैं। देखिए आज जो है ना पेटीएम, एटीएम, का गूगल पे, बाप पे, का आया है ना, वो सब हम लोग ना इजीली से उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। यह पॉइंट नंबर 4 में यही कहा गया है कि ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। पैसा को मान ले तो मेरे पास लाख रुपया, मुझे कोई व्यक्ति कॉल किया अमेरिका से कि बाबू रे पैसा भेज दीजिए 1 लाख रुपया, मुझे जरूरत है, मुझे पढ़ना है, तो मैं यहाँ से ही ट्रांसफर कर सकता हूँ। पैसा कितना वैल्यू है, ठीक है। लेकिन पहले वस्तु विनिमय प्रणाली के जमाने में ऐसा नहीं होता था। अब आते हैं, मुद्रा निम्न प्रकार के वस्तुओं से वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियों को दूर कर सकती है। पॉइंट नंबर 1, मुद्रा का सामान्य मापदंड। मुद्रा एक सामान्य मापदंड के रूप में कार्य करता है। मुद्रा जो है एक सामान्य मापदंड के रूप में कार्य करते हैं। अब मुद्रा के रूप में सभी वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों को मापा जा सकता है, जबकि मुद्रा के प्रचलन के पूर्व वस्तु विनिमय मापदंड द्वारा अभाव होता था। पहले वस्तुओं का हम लोग माप नहीं सकते थे, और जो वस्तु मेरे पास होता था किसी के पास अगर वही वस्तु होती थी, सेम वस्तु, तो फिर इस तरह से ना वस्तु विनिमय प्रणाली का सबसे बड़ी जो है ना कमियां थी ये। वस्तुओं का आवश्यकताओं के दोहरे संयोग के अभाव की समाप्ति। मुद्रा के प्रचलन से अब 2 व्यक्तियों के बीच वस्तु तथा सेवाओं का आदान प्रदान आसान हो गया है। बिल्कुल सही बात है कि पैसा रहने से हम कुछ भी सामान को खरीद सकते हैं। कुछ भी सामान अगर मेरे पास मान लेते हैं कोई ऐसा सामान है जिसको हम बेचना चाहते हैं और उससे हमको पैसा हासिल हो सके, तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था। पॉइंट नंबर 3, मूल्य संचयन के अभाव की समाप्ति। किसी भी वस्तु, संपत्ति अथवा धन को आप भविष्य के लिए मुद्रा के रूप में संचित कर रख सकते हैं। किसी भी वस्तु को बेचकर जो है हम लोग संपत्ति को या संपत्ति वस्तु या संपत्ति अथवा धन को बेचकर मैं भविष्य के लिए अपने धनों को जमा कर सकता हूं बैंक में, और घर के तिजोरी में भी रख सकते हैं। इस तरह पैसा आने से वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियों को दूर किया गया है। आशा करते हैं कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से यह समझ में आ गया होगा। आते हैं सर, व्यावसायिक बैंक के कार्य क्या है। पॉइंट नंबर 1, व्यावसायिक बैंक के 3 काम होती है। पॉइंट नंबर 1, ऋण और अग्रिम एडवांस प्रदान करना। ऋण खास करके व्यावसायिक बैंक है ना, जो बिजनेस हम लोग बोलते हैं, छोटे छोटे कुटीर उद्योग होते हैं, गांव में कोई बिजनेस करना चाहते हैं 1 लाख 2 लाख का लेकर, तो इस तरह से ना व्यावसायिक बैंक जो है लोन प्रदान करता है, ठीक है। तो समझिए, व्यावसायिक बैंक अर्थव्यवस्था में आर्थिक एजेंट को ऋण एवं अग्रिम प्रदान करता है, जैसे नगद साख ऋण, मांग ऋण, अल्पकालीन ऋण होती है। और ये जो लोन देते हैं ना, लोन, ग्रामीण लोन हम लोग जिसे बोलते हैं, ये ज्यादा दिन तक नहीं होती है, 1 से 2 साल 3 साल के बीच में ही होती है, ठीक है। बैंक वाले जितने दिन के लिए लोन देते हैं उतना दिन के लिए ये लोन नहीं दिए जाते हैं, ओनली फॉर, मतलब इसमें ये जो व्यावसायिक बैंक है ना, इसका मेनली काम होता है कि जो व्यक्ति कुछ करना चाहते हैं पर उनके पास पैसा नहीं है, जिस कारण से वो कर नहीं पा रहे, बिजनेस नहीं कर पा रहे, तो इसलिए ना सरकार ने एक योजना बनाई थी व्यावसायिक बैंक का, जिसे हर ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यावसायिक बैंक का स्थापना किया गया। वहां से लोग लोन लेकर कृषि कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, छोटे छोटे फैक्ट्री खोल सकते हैं, ठीक है। जनता से जमा स्वीकार करना, और जो जनता अपना अकाउंट्स बनाया है वो जाके वहां पे अपना पैसा को जमा भी कर सकते हैं और वहां से ले भी सकते हैं। व्यापारिक बैंक जनता से चालू खाते में जमा, समाधि जमा खाते में जमाएं और बचत खाते में जमा स्वीकार करती है। मतलब जो हम लोग बैंक में जमा करते हैं या बैंक से हम लोग पैसा लेते हैं, वो आपसे लेन देन के बारे में बोल रहे थे। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं, बैंक के अभिकर्ता के रूप में कार्य। बैंक के अभिकर्ता के रूप में कार्य क्या है? तो का संग्रह, तरलता की आपूर्ति का ट्रांसफर आदि कार्य करता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया। व्यावसायिक बैंक के बारे में आप कभी भी आए तो आप लोगों को इस तरह से लिखना है। अब मैं बात करूं भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1935 में हुई थी, याद रखना है, 1935 में हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। और भारतीय रिजर्व बैंक की देखिए यहाँ पे मौद्रिक नीति के कौन कौन से उपकरण है। पहला आपका CRR, कैश रिजर्व रेशियो, नगद कोष अनुपात, इससे नगद राशि रक्षित अनुपात भी कहते हैं। RBI प्रत्येक बैंक, कमर्शियल बैंक के लिए जमाओं के एक निश्चित अनुपात को तय कर देता है, जो प्रत्येक बैंकों को अपने पास रखना आवश्यक हो जाता है। देखिए जो भारतीय रिजर्व बैंक है ना, RBI जो है एक अमाउंट मान लेते हैं, RBI के रुपया एग्जाम्पल में बता दूं, RBI के पास मान लेते हैं कि 100 रुपया है, और 100 रुपया के लिए RBI तो बैंकों का बैंक है ना, ये तो बैंकों, दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया नहीं भारत का सबसे बड़ा बैंक है। दुनिया का सबसे बड़ा बैंक तो वर्ल्ड बैंक होगा, जिसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में, अमेरिका में।
तो देखिए आरबीआई हो गया आप लोगों के, ये मेन बैंक हो गया। इसके अलावा ना बहुत सारे बैंक है, बहुत सारे बैंक है। जैसे मैं मान के चलता हूँ एसबीआई, जैसे मैं मान के चलता हूँ उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद में जब व्यवसायी बैंक, तो इस तरह ना सभी बैंकों को जो है पैसा देते हैं इन लोगों को, ठीक है। और ये इनके पास से फिर से पैसा जो है कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे ना यही आपसे कह रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बैंकों के लिए जमाओं के एक निश्चित अनुपात तय कर देती है जो प्रत्येक बैंकों को अपने पास रखना आवश्यक होता है। यह इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी बैंक ज्यादा ऋण ना दे सके, मतलब एक लिमिट दिया गया है। मान लेते हैं कि एग्जांपल जो 100 रुपया था आरबीआई के पास, वो दिया गया है व्यक्ति, याद रखिएगा ये मैं मान लेता हूं, ये हम लोगों का बैंक ऑफ इंडिया है। बैंक ऑफ इंडिया को मान लेते हैं कि 20 रुपया दिया है। तो ये लिमिटेड इसलिए दिया गया है ना क्योंकि ये अपना पैसा को ज्यादा से ज्यादा ये लोगों तक ऋण ना दे सके, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि अगर इसके पास 20 रुपया है, ये 20 रुपया किसी व्यक्ति को ऋण दे दिए हैं, फिर जाके ये बोल रहे कि और 20 रुपया दीजिए मुझे, तो ऐसा नहीं है। आपको 20 रुपया दिया गया है, पूरे साल भर में या पूरे महीना में आपको अच्छी तरह से चलाना है। लोगों को ऋण भी देना है, लोगों से पैसा भी लेना है, लोगों को पैसा भी देना है, इसी से लेन देन करना है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग सर क्या होता है SLR, ठीक है। तो वैधानिक तरलता अनुपात, यह तरलता का प्रबंध करने के लिए आरबीआई द्वारा नियोजित एक मौद्रिक उपकरण है। इसे सोना, नगद, सरकारी प्रतिभूति या आरबीआई द्वारा अनुमोदित बॉन्ड के रूप में रखना आवश्यक है। तो इस तरह से ना आपका भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के बारे में क्वेश्चन आए तो आपको इजीली इस तरह से लिख लेना है, ठीक है। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन। क्लास अच्छा लगे तो एक बार लाइक जरूर करिए क्योंकि बहुत ही मेहनत के साथ आप लोगों को ये प्रोवाइड कर रहा हूं। और एक लेक्चर आप लोगों को बचा हुआ है जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, याद रखिएगा। न्यूमेरिकल में पूरा का पूरा मैथमेटिक्स से रिलेटेड होगी। सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति किसे कहते हैं, ये किस प्रकार सीमांत बचत की से संबंधित है। समझिए ये स्टेटमेंट, ये जो क्वेश्चन है ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, मैथमेटिक्स से न्यूमेरिकल से रिलेटेड। मैं एक सेपरेट सा वीडियो बनाऊंगा जहां पे आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि 14 मार्क्स का जो आप लोगों का न्यूमेरिकल से क्वेश्चन आएगी वो किस प्रकार आपसे पेपर में पूछेगी, वो मैं बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC, मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी ऑफ द कंज्यूमर, उपभोग में परिवर्तन, मेरा बात को समझिए, उपभोग में परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन के अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। क्या बोल रहे हैं, उपभोग में परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन के अनुपात को, याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, मेरा बात को समझिए। उपभोग में परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन के अनुपात को हम लोग सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं और इसे हम लोग ना सी द्वारा इंडिकेट करते हैं, सी द्वारा हम लोग इसको दर्शाते हैं। देखिए एमपीसी, ये फॉर्मूला जो है ना, ये फॉर्मूला अपने कॉपी पर एक बार नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन मैथमेटिक्स से पूछेगी। एमपीसी याद रखिए इक्वल टू डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई। देखिए ये जो मैं बता रहा हूं ना, यही लिखा हुआ है उपभोग में परिवर्तन बटा आय में परिवर्तन, ठीक है। जैसे जहां डेल्टा सी इक्वल टू, आप डेल्टा सी अगर मान लेते कि आपको कभी निकालना पड़ जाए, ऐसा तो डेल्टा सी एग्जाम में क्वेश्चन एग्जाम में दिया हुआ रहता है, लेकिन अगर कभी आपको निकालना पड़ जाए तो डेल्टा सी कैसे निकालेंगे। तो देखिए डेल्टा सी निकालने के लिए एक बात याद रखना है कि C2 - C1। अब C2 C1 क्या है तो याद रखिएगा यहां पे आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगी। अगर डेल्टा मान लेते हैं कि सर आपको डेल्टा y निकालना, तो डेल्टा y अगर निकालना रहेगा तो y2 - y1। आप समझेंगे सर y2 y1 क्या है, तो आपको यहाँ पे नहीं मैं बताने वाला हूँ। आपका न्यूमेरिकल जब क्वेश्चन आएगी ना, मैं न्यूमेरिकल का जो वीडियो बनाऊंगा वहां बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। एमपीसी, इसको आप लोग अपने कॉपी पे नोट डाउन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट। एमपीसी का मान हमेशा 0 से अधिक और 1 से कम होती है। एमपीसी जो है ना, एमपीसी मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी ऑफ द कंज्यूमर, याद रखिएगा 0 से अधिक होगी किंतु 1 से क्या होगा, कम। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी तथा सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस के बीच संबंध। अब ये स्टेटमेंट समझिए, बेहतरीन तरीके से समझिए। एमपीसी मैंने आपको बताया था, कई बार मैंने आप लोगों को बताया था कि याद रखिएगा मेरे लाल, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू कितना होता है, 1 ये होता है। अगर मैं मान के चलूं कि मुझे एमपीसी का मान निकाला है तो क्या निकालेंगे, एमपीसी क्या निकालेंगे सर, तो बताएंगे सर एमपीसी इक्वल टू क्या लिखेंगे सर, तो बताएंगे 1 माइनस, देखिए प्लस उधर जाएगा तो माइनस एमपीएस। ये भी एक तरह का क्या है, एक फॉर्मूला है। क्या है, ये भी एक तरह का फॉर्मूला है। आपको इस तरह से रिलेशन बनाना है, जब भी ये क्वेश्चन आएगा आपसे रिलेशन पूछी जाएगी, ठीक है। निवेश गुणांक आप क्या समझते हैं, देखिए निवेश गुणांक का भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। देखिए क्या होता है कि K इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी या एमपीएस होता है, एक बार देख लीजिएगा, लेकिन ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। 1936 में जेम्स ने अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी में निवेश गुणांक का प्रतिपादन किया। यह आप आय में परिवर्तन तथा निवेश में परिवर्तन का अनुपात है। यह आय में परिवर्तन, निवेश गुणांक इक्वल टू होता है, याद रखिएगा डेल्टा वाई बटा डेल्टा आई। अब इससे रिलेटेड मैथ में आप लोगों का 4 क्वेश्चन पूछेगी, सेपरेट में बताऊंगा।
आप एक बार आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आय में परिवर्तन बटा निवेश में परिवर्तन, याद रखिए K इक्वल टू डेल्टा वाई बटा डेल्टा आई, आपको याद रखना है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कि उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावित करने वाले कारण क्या है। पहला पॉइंट आएगा आपका कर टैक्स पॉलिसी। टैक्स पॉलिसी क्या समझिए, यदि सरकार अधिक कर लगाती है, सरकार किसी भी सामान पर अगर अधिक टैक्स लगाती है तो प्रत्येक प्रयोज्य आय कम हो जाती है, परिणाम स्वरूप उपभोग प्रवृत्ति कम हो जाती है। पॉइंट नंबर 2, ये सब ना आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ये सब आप लोगों को समझाने का कोई यार तरीका नहीं है, नहीं तो मैं और आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम क्या है, जेएम स्कीन्स के अनुसार उपभोग प्रवृत्ति का सबसे प्रमुख निर्धारित तत्व आय है, आय बढ़ने पर उपभोग बढ़ती है। अगर मेरे इनकम मान लेते हैं कि आज मान लेते हैं 100 रुपया है, तो मैं मान लेता हूं अभी 20 रुपया के मैं खर्च कर रहा हूं या 50 रुपया के मैं खर्च कर रहा हूं। अब मान लेते कभी मेरा आय अगर मान लेते 200 रुपया हो जाएगी, तभी मैं 50 रुपया खर्च करूंगा? नहीं, बिल्कुल उस समय मैं थोड़ा सा स्टाइल करूंगा, और स्टाइल करने के बाद मैं बताऊंगा कि चलो मैं आज 100 रुपया का मैं इनकम कर रहा हूं, 200 रुपया कहाँ है, 200 रुपया का इनकम क्या, तो 100 रुपया में चलिए हम लोग खर्च करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ना आय बढ़ने से उपभोग भी बढ़ती है, ये भी आपको याद रखना होगा। ब्याज दर में परिवर्तन, चेंज इन इंटरेस्ट रेट, यदि ब्याज में परिवृद्धि हो जाती है, यदि ब्याज में क्या होती है, वृद्धि होती है, तो उच्च राजी क्या होती है, उच्च ब्याज दर का लाभ उठाने के उद्देश्य से लोग उपभोग करके अधिक बचत करते हैं, अर्थात उपभोग प्रवृत्ति घट जाती है। इससे क्या होती है, उपभोग प्रवृत्ति जो है पूरी तरह घट जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है औसत उपभोग प्रवृत्ति एवं औसत बचत प्रवृत्ति क्या है, दोनों के बीच संबंध स्पष्ट करें। संबंध बताने, इससे रिलेशनशिप बताने, ये भी एक मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, समझिए कुछ नहीं करना। यह उपभोग की, इसमें आपको रिलेशनशिप जो है इंडिकेट करने के लिए कहा गया है। यह उपभोग की मात्रा एवं आय की मात्रा का अनुपात है। क्या है, उपभोग की मात्रा और आय की मात्रा का अनुपात है। एपीसी याद रखिएगा, एपीसी एवरेज प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूमर। एपीसी औसत उपभोग प्रवृत्ति, सी मतलब होता है क्या, उपभोग की मात्रा, आय मतलब आय की मात्रा। औसत बचत प्रवृत्ति क्या होती है, एपीएस। एपीएस देखिए होता है एमपीएस, एमपीसी, एपीसी, एपीएस, याद रखेंगे ना। चलिए, बचत तथा आय के मध्य अनुपात को औसत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, बचत तथा आय के मध्य अनुपात के औसत को ही हम लोग औसत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। आपको रिलेशन देखिए, रिलेशन अगर आपसे आ जाते हैं एपीसी देखिए, ये सब ना आप लोगों को नहीं करना है, बस एक बार खाली यहाँ पे याद रखना है ये क्वेश्चन। जिस तरह से मैंने आपको जस्ट बताया ना आप लोगों को एमपीएस बराबर एमपीसी इक्वल टू 1, ठीक इसी तरह से इसको भी आप लोगों को याद कर लेना है जो मैंने आपको बताया हूं, एपीएस प्लस एपीसी इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सर, सार्वजनिक वस्तु सरकार के द्वारा ही प्रदान की जानी चाहिए, क्यों, व्याख्या करें। सरकार देखिए जैसे सड़क व्यवस्था, विद्यालय बनाना, ये सरकार ही लोगों को प्रोवाइड करते हैं, ऐसा क्यों, क्या रीजन है जिस कारण से हम लोग उसको नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, समझिए यही क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। सार्वजनिक वस्तु पब्लिक गुड्स, सामूहिक आवश्यकताओं को संतुष्ट प्रदान करने के लिए उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाओं को सार्वजनिक वस्तु कहते हैं। किसको, सामूहिक, आपके लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, मेरे परिवार के लिए नहीं, पूरे मान लेते सड़क बनाना है अगर मेरे गांव पे, तो हमारे लिए बनाएंगे, हमारे फैमिली के लिए बनाएंगे नहीं, पूरे गांव वालों के लिए, उसके अलावा भी कोई अगर आना जाना करेंगे तो उसके लिए भी सुविधा है। तो इस तरह से सामूहिक सुरक्षा को ही हम लोग बोलते हैं, याद रखिए क्या, तो सामूहिक सुरक्षा को हम लोग सार्वजनिक वस्तु हम लोग बोल सकते हैं, चाहे वह विद्यालय के रूप में हो, हॉस्पिटल हो, या कोई सेवा हो, या सड़क व्यवस्था हो, कोई भी हो सकती है, ठीक है। उदाहरण के लिए सड़क, विद्यालय, अस्पताल, उसके बाद हम लोग हवाई अड्डा, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। सार्वजनिक वस्तुओं को सरकार द्वारा प्रदान की जानी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अगर आम आदमी के हाथ में आ जाए तो वो 10 रुपया अगर सरकार प्रोवाइड किए तो 8 रुपया तो अपने जेब में रख लेंगे, 2 रुपया का काम करवाएंगे। देखिएगा जहाँ 3 बोरा का सीमेंट की आवश्यकता है वहां 1 ही बोरा में काम चला देंगे, और होता भी है, क्योंकि ऐसी वस्तु का उपभोग कोई निजी व्यक्ति अपने हित में नहीं ना करे, मतलब ये इसलिए सरकार द्वारा डायरेक्ट जो है बनाया जाता है, इसलिए ताकि कोई निजी मतलब वहां के लोगों के पास कोई पैसा मारने का कोई साधन ना हो। आशा करते समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इस तरह से आप लोग मुखिया में ज्यादा देखते होंगे अपने गांव पे। पूरे समाज द्वारा इसका उपभोग किया जाता है, पूरे समाज में, सिर्फ मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे घर वालों के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए प्रयोग किया जाता है। सार्वजनिक वस्तु के उपभोग का शुल्क इकट्ठा करना कठिन है। सार्वजनिक वस्तु का फायदा उपभोक्ता विशिष्ट तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि इसका लाभ सबको प्राप्त होता है। ये जिसके लिए बनाया जाता है सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि ये पूरे सार्वजनिक, पूरे समाज के लोगों इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। तो इसलिए जो है कभी पूछा जाता है कि सार्वजनिक वस्तु सरकार के द्वारा ही प्रदान की जाती है, क्यों, व्याख्या करें।
अगला प्रश्न पढ़ते हैं सर। ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगी, याद रखिएगा। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, थोड़ा सा इसको ना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसको क्वेश्चन को आप लोग हल्के पे नहीं लेना है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 4 मार्क्स का छपेगी। कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगी। राजस्व व्यय क्या है समझिए। जिस व्यय से ना तो परिसंपत्ति का निर्माण होता है, जिस व्यय से ना तो परिसंपत्ति का निर्माण होती है और ना ही देनदारियों की संख्या में कमी आती है, और ना ही देनदारियों की संख्या में कमी आती है, उसे राजस्व व्यय कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पेंशन जो दे रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि सरकार को प्रॉफिट होता है? नहीं। आर्थिक सहायता, शिक्षा और रक्षा सेवाओं पर व्यय राजस्व व्यय के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैं बोल सकता हूं, जैसे मिलिट्री होते हैं जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, उन लोगों की भी जो सैलरी आती है इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आते हैं सर अगला। पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? इस व्यय से सरकार की परिसंपत्ति का निर्माण होता है या देनदारियों में कमी आती है या आवृत्ति प्रवृत्ति के नहीं होते हैं। उदाहरण जैसे विद्यालय, भवन निर्माण में पुराने ऋण के भुगतान आदि में की जाने वाली व्यय। पूंजीगत व्यय का लाभ एक ही लेखा वर्ष में प्राप्त ना होकर भविष्य में कई तक मिलता रहता है। तो इस तरह से ना अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, तो आप लोगों को ना अच्छी तरह से इस तरह से एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों को फाइनल एग्जाम में टू द पॉइंट आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे और आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर राजस्व घाटा। इसको आप लोग याद रखिएगा 2024 के पेपर में ये क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन में बता दूं यहाँ पे, और एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगी यहाँ पे। ये तो क्वेश्चन 2 मार्क्स का आ गया। ये क्वेश्चन 2024 के पेपर में 100 नहीं बल्कि मैं बोल सकता हूँ 200% ये आपके पेपर में छपेगी। तो समझिए ये क्वेश्चन जो है राजस्व घाटा और राजस्व घाटा से संबंध। राजस्व घाटा क्या है? यह सरकार द्वारा उधार लेने के कारणों की ओर ध्यान आकर्षित करता है। राजस्व घाटा बराबर होता है, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखिएगा, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति। क्या होता है? राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति। राजकोषीय घाटा, फाइनेंशियल डेफिसिट क्या होती है? डेफिसिट क्या होती है? कुल राजस्व प्लस पूंजीगत को उधार छोड़कर कुछ प्राप्ति पर अधिकता का दर्शाता है। तो इस तरह से ना आपको थोड़ा सा मेरा बात को समझिए। ये जो 2 क्वेश्चन में बताया ना, ये क्वेश्चन यहाँ था और एक क्वेश्चन ये, थोड़ा सा आप लोग अच्छी तरह से कर लीजिए। हो सके मैं अच्छा से आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, लेकिन एक बार अच्छी तरह से ना आप लोग कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन ये था, एक क्वेश्चन ये है, और एक क्वेश्चन मैं अभी जस्ट बताने वाला हूं। प्राथमिक घाटा क्या है? प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा और भुगतान किए जाने वाले व्यय ब्याज का अंतर को प्राथमिक घाटा कहते हैं। प्राथमिक घाटा का फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में 2 मार्क्स का छपेगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बजट क्या है? बजट के कितने प्रकार होते हैं? हर एक साल कॉमन क्वेश्चन है, हर एक साल ये क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए आप देखते हैं सर बजट क्या है। व्हाट इज बजट? हाउ मेनी टाइप ऑफ बजट? सरकार के आय और व्यय का लेखा जोखा को बजट कहते हैं। सरकार, देखिए पहले ना बजट जो है ना, बजट बुगेट शब्द से लिया गया है। कहां से? बुगेट शब्द से लिए गए हैं, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए ऑब्जेक्टिव में, थोड़ा सा लिख लीजिए आप लोग। बजट किसे कहते हैं? याद रखिएगा, बजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला। बजट शब्द जो है ना बुगेट से लिया गया। कहां से? बुगेट से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। अब समझिए, सरकार के आय और व्यय का लेखा जोखा को बजट कहते हैं, जिसे वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा, अरुण जेटली जैसे हम लोग बोलते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा पेश किए जाते हैं। बजट भविष्य की योजनाओं तथा उद्देश्यों के आधार पर अनुमानित आय और व्यय का औपचारिक विवरण है। इन्हें कहाँ पे कितना खर्च हुआ है, कहाँ पे कितना पैसा और देना है, इस तरह से पूरे साल भर का लेखा जोखा। कब से कब तक? याद रखिएगा 31 मार्च। मेरे बात को समझिए, 31 मार्च से 1 अप्रैल तक होती है। याद रखिएगा 1 अप्रैल तक। ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा। पूरे साल भर का लेखा जोखा होता है। बजट जो है ना 4 प्रकार का होता है, संतुलित बजट, असंतुलित बजट, अतिरिक्त बजट और घाटे का बजट। समझिए, जब सरकार की, यहाँ पे जब होगा जब सरकार की आय और व्यय आपस में बराबर होती है। जब सरकार की, बहुत सिंपल है, अगर आपसे पूछी जाएगी ना ये क्वेश्चन, तो मैं आपको बता दूं, याद रखिए बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन। इतना सिंपल है ना, आप थोड़ा सा भी आप लोग याद भी नहीं करेंगे ना, फिर भी लिख लेंगे। लेकिन समझिए इस बात को, बजट क्या है, बजट के प्रकार लिखे, मैंने आपको जस्ट बताया। आप समझिए बजट के 4 प्रकार होते हैं। पहला पॉइंट, संतुलित बजट। बैलेंस बजट कितना होती है? देखिए मेरे पास मान लेते हैं बैलेंस करना है, तो बैलेंस इस कलम पे कितना होगी? मान लेते हैं कि इधर जितना वजन होगा उतना इधर भी वजन होगी, तभी जाकर बैलेंस होगा। तो इस तरह से बोल सकते हैं पूरे साल भर में जितना रुपये का अर्निंग हुआ उतना रुपया का ही अगर खर्च हुई, तो हम लोग बोल सकते हैं इसको संतुलित बजट। ठीक है। असंतुलित बजट, असंतुलित बजट में क्या होती है ना, समझिए
कि इनकम हुआ है 10 रुपया और खर्च हो गया है 12 रुपया का। इस तरह से क्या, इसको हम लोग बोलते हैं असंतुलित बजट। ठीक है, मान लेते खर्च हुआ है 5,000 का और मेरा इनकम ही सिर्फ हुआ है 3,000 का, तो इसको बोलते हैं असंतुलित बजट। समझ जाते हैं एक बार इकोनॉमिक्स का लैंग्वेज में, जब सरकार के आय और व्यय आपस में बराबर होती है तो उसे संतुलित बजट कहते हैं। जब सरकार के आय और व्यय बराबर होती है तो बिल्कुल उसको हम लोग संतुलित बजट कहते हैं। जैसे कुल व्यय इक्वल टू कुल आय। असंतुलित बजट ठीक इसको ऑपोजिट, जो सरकार के आय और व्यय आपस में बराबर ना हो तो उसे असंतुलित बजट कहते हैं। इसमें क्या होता है ना, इसमें पूरा इंडिकेट नहीं किया है, इसमें होता है कि लाभ होता है, मान लीजिए पूरा खर्च हुआ है 5,000 का और हमें इनकम हुआ है कितना रुपए का, 2,000 रुपए का, तो इस तरह से हम लोग इसको दूसरे भाषा बोल सकते हैं, इसको भी हम लोग असंतुलित बजट कहते हैं। अब आते हैं सर अतिरिक्त बजट क्या है। इसमें सरकार द्वारा प्राप्त आय उसकी व्यय से अधिक होती है। इसमें सरकार द्वारा प्राप्त आय उसकी व्यय से अधिक होती है। मान लेते हैं यहाँ पे, समझिए एक स्टेटमेंट को, यहाँ पे मान लेते हैं कि मेरा एग्जांपल में बता दूं, मेरा खर्च हुआ है 200 रुपया का और अर्निंग हो गया है 400 रुपया का, तो इस तरह से ना इसको हम लोग बोलते हैं अतिरिक्त बजट। मान लेते हैं कि 50 करोड़ रुपया का खर्च हुआ है और अर्निंग हो गया है 100 करोड़, तो इसको हम लोग बोलते हैं अतिरिक्त बजट। ठीक इसी तरह से कहा गया, इसमें सरकार द्वारा प्राप्त आय उसकी व्यय से अधिक होती है। सरकार द्वारा प्राप्त आय उसकी व्यय से अधिक होती है। घाटे का बजट, घाटे मतलब लॉस ही होता है, इसके अलावा तो फायदा नहीं होगा। इसमें कुल व्यय अधिक तथा कुल आय कम होती है। इसमें कुल खर्च जो है अधिक होता है और कुल आय जो है कम होती है। तो आशा करते हैं मेरे लाल कि अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है और ये क्वेश्चन आपके पेपर में 5 मार्क्स को छपेगी तो इस तरह से आप लिखेंगे, आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स देगी। इसमें अलग पेन का यूज करना है, यहाँ पे अलग पेन का यूज करेंगे और बेहतरीन तरीके से चारों को इंडिकेट कर देना है। असंतुलित बजट किसे कहते हैं, जितना रुपया का इनकम उतना रुपया खर्च। असंतुलित बजट किसे कहते हैं, 50 रुपया का खर्च हुआ है और 50 रुपए का इनकम हुआ है और 70 रुपया खर्च हो गया है। तीसरा का क्या होता है, अतिरिक्त बजट, 50 रुपया मुझे इनकम हुआ है और खर्च हुआ है ओनली फॉर 10 रुपया। चौथा बजट में क्या हो गया कि खर्च होता है ज्यादा और अर्निंग होता है कम। ठीक, इसका याद रखिएगा। ठीक है, तो चारों स्टेटमेंट को बेहतरीन तरीके से आप लोगों को याद रखना है। खुली अर्थव्यवस्था क्या है, खुली अर्थव्यवस्था ओपन इकोनॉमिक्स को भी आकर यहाँ पे बाजार व्यापार वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। इस अर्थव्यवस्था में सभी 4 क्षेत्र, परिवार क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र एवं विदेशी क्षेत्र आते हैं। आयात एवं निर्यात जुड़ने के कारण ही इसे खुली अर्थव्यवस्था का नाम दिया जाता है। आशा करते हैं खुली अर्थव्यवस्था समझ में आ गया कि यह क्वेश्चन आपके पेपर में 2 मार्क्स का छपेगी। आज हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिए चारों लेक्चर को। इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन बचेगी तो मैं नंबरिकल के बाद में बताऊंगा। इसके बाद जो हम लोगों का 5वां क्लासेस होगी वो हम लोगों का नंबरिकल का क्लास होगा। क्लास अगर अच्छा लगे मेरे लाल तो आप लोग अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ना वीडियो।